हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज का जो टॉपिक जो है स्पेशली जो मैंने तैयार किया है वो टॉपिक है भारतीय चट्टानों का स्वरूप या विशेषताएं, यानी इंडियन रॉक्स का जो फीचर है वो क्या है। सवाल भारत का जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का भी आ सकता है। तो इसी को सवाल को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है और इस वीडियो को लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला चर्चा इस बात की होगी कि इसकी भूमिका क्या है। इसके बाद चर्चा इनकी विशेषताओं को लेकर के होगा कि इनकी विशेषताएं क्या है, यानी वर्गीकरण के साथ जो विशेषताओं की चर्चा होगी जिसको एक डॉक्यूमेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ें की जो चर्चा होगी वो चर्चा है इसकी सारांश या समीक्षा या निष्कर्ष, ये चीज़ें ये क्या हो सकता है उन चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत करें भारतीय चट्टानों की विशेषताएं। देखिए, किसी भी क्षेत्र यानी भारत समेत किसी भी क्षेत्र के चट्टानों का स्वरूप का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय प्लानिंग मतलब रीजनल प्लानिंग, आर्थिक विकास, भवन निर्माण, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उद्भव या विशेषताओं की जानकारी, मिट्टी और वनस्पति यानी कृषि और वनस्पति के स्वरूप की जानकारी, उद्योगों का विकास, इन दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए चट्टानों का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि भारतीय चट्टानों का स्वरूप और वैश्विक चट्टानों के स्वरूप में अगर हम लोग अध्ययन करें तो कई तुलनात्मक अंतर देखने को मिलता है। पहला अंतर ये देखने को मिलता है कि वैश्विक चट्टान आयु पर यानी एज पर या काल यानी पीरियड पर ज़्यादा आधारित है, जबकि भारतीय चट्टान विशेषताओं को लेकर के ज़्यादा आधारित है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ अंतर है शब्दावली को लेकर के कि उन्होंने जिस प्रकार कल्प यानी एरा, युग यानी इपोक, शक या पीरियड के रूप में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, वही भारतीय में नामाकरण भारत के स्वरूप को ही दिखाया गया है। जैसे आर्यन समूह, द्रविड़ समूह, पुराण समूह, आर्कियन समूह, की चर्चा की गई है। तीसरे महत्वपूर्ण अंतर को अगर आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर इसका जो है काफ़ी व्यापक देखने को मिलता है। इसका विवरण जो है वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है, वहीं भारत के स्तर पर देखेंगे तो ये इसका स्वरूप थोड़ा सिमट जाता है। लेकिन रीजनल प्लानिंग के दृष्टिकोण से भारत के चट्टानी स्वरूप का अध्ययन किया जाना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो इस पहलुओं पर देखें। खैर चलिए अब हम लोग अगली भूमिका की ओर चलें। खास करके भारतीय चट्टानों की विशेषताओं को लेकर के अगर हम लोग चर्चा करें तो देखेंगे अध्ययन के सुविधानुसार कई विद्वानों ने इसे कई भागों में बांटा है, लेकिन मोटे तौर पे इसे 4 उपभागों में बांटा जाता है। पहला का नाम है आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा का नाम है पुराण समूह की चट्टानें, तीसरा का नाम है द्रविड़ समूह की चट्टानें और चौथा जो ग्रुप आता है वह आर्यन समूह की चट्टानें। तो आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्यन समूह की चट्टानों की चर्चा है। इनकी विशेषताओं की भी चर्चा हम लोग करेंगे। अगर इस चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका भी सब डिवीज़न किया गया, जैसे आर्कियन क्रम का 2, पुराण क्रम का 2, द्रविड़ का कोई उपभाग नहीं है। लेकिन आर्यन क्रम चतुर्थ जो आर्यन क्रम है उसकी 4 उपभागों की चर्चा करेंगे। और अध्ययन के सुविधानुसार मैं इसे बता देना चाहूँगा कि इसमें सबसे प्राचीनतम आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हैं और इसके बाद आज अभी जो कहेंगे तो निश्चित तौर पर आर्यन समूह की चट्टानें जिसमें हम लोग क्वाटरनरी युग में रह रहे हैं। और इसके डिटेल विशेषताओं को देखना है तो इस वीडियो को आप देखें। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण को अगर देखा जाए तो चित्र से स्पष्ट होता है कि इसे 4 भागों में मूलतः बांटा जाता है। आर्कियन समूह की चट्टानें, पुराण समूह की चट्टानें, द्रविड़ समूह की चट्टानें और आर्यन समूह की चट्टानें। आर्कियन समूह की चट्टानें को भी पुनः 2 उपविभाग माना जाता है, आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आइए इन सब का विशेषताओं की चर्चा करें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण
गर्म पृथ्वी के ठंडा होने के कारण हुआ है। यह प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये मूलभूत चट्टानें मानी जाती है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक स्वरूप नष्ट हो चुका है, अतः इनमें जीवाश्म का भी अभाव पाया जाता है। ये नीस और शिष्ट दो प्रकार की चट्टानें हैं। नीस का भी कई रूप देखने को मिलता है। बुंदेलखंड या बेरारी का नीस, बंगाल का नीस और नीलगिरी का नीस। इन सब में सबसे प्राचीनतम बुंदेलखंड का नीस माना जाता है और कहा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड बुंदेलखंड का ही नीस है। ये चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और इसे महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान भी यह पाया जाता है। दूसरी चट्टान का नाम है धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम परतदार या अवसादी चट्टान माना जाता है। यह अत्यंत रूपांतरित और विरूपित हो चुका है। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि या तो इसके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था या जीवों के अवशेष का स्वरूप लंबे समय के कारण नष्ट हो गया। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में हुआ। यह प्रायद्वीप और प्रायद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से होता है। प्रायद्वीपीय पठार की धारवाड़ कालीन अगर चट्टानों की चर्चा करें तो ये दक्षिणी दक्कन प्रदेश में उत्तरी कर्नाटक से कावेरी तक, धारवाड़, बेलारी, शिमोगा जिलों में, मध्यवर्ती और पूर्वी दक्कन प्रदेश में, नागपुर और जबलपुर के सासा श्रेणी में, बालाघाट और भटिंडा के चिपली श्रेणी में, रीवा और हजारीबाग आदि में गुंडाइट श्रेणी तथा विशाखापट्टनम में कूडो राइट श्रेणी, अरावली श्रेणी के क्षेत्र में ऊपरी अरावली और निचली अरावली श्रेणियों के रूप में दिल्ली के निकट तक ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये गुजरात में चंपानेर श्रेणी के नाम से भी विस्तृत हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत के बाहर की चर्चा करें तो यह हिमालय के लद्दाख, जास्कर, इस हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, गढ़वाल, कुमायूं, इसके अतिरिक्त असम के पास है, मेघालय के निकट है, शिलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सभी प्रमुख धात्विक खनिजें जिसमें कि लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम आदि की प्राप्ति इसी चट्टानों में होती है। अब हम पुरान समूह की चट्टानों की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पुरान समूह की चट्टानों को भी मूलतः दो भागों में बांटा गया है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें। आइए अब इनका क्रम की भी जानकारी लें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें अपरदन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण हुआ है। इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव है। यद्यपि यह माना जाता है कि पृथ्वी पर इस समय तक जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ। यहाँ अर्धचंद्राकार रूप में इसका विस्तार है। यह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे गोलकुंडा में। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सोने का प्रमाण मिला है। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों में हुआ। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके अलावा कृष्णा श्रेणी, नल्ला मलाई श्रेणी, पापाघनी श्रेणी, चियार श्रेणी पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान के कुडप्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से भी जानी जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों की विशेषताओं पर अगर देखें तो इनका निर्माण कुडप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों में तलछट के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इस प्रकार की चट्टानें भी परतदार चट्टानें मानी जाती। इस संरचना में सूक्ष्म जीवों का जीवाश्म का प्रमाण मिलते हैं। विंध्य क्रम की
चट्टानें का मुख्यतः 5 क्षेत्र मानी जाती हैं। सोन नदी के श्रेणी, आंध्र प्रदेश में कर्नूल श्रेणी, भीमा नदी की घाटी में भीमा श्रेणी, राजस्थान में जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में पालिनी श्रेणी तथा ऊपरी गोदावरी घाटी एवं नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा एवं बुंदेलखंड। यह संरचना पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर पूर्व में सासाराम तक फैली हुई है। इसका निर्माण पत्र खास करके भवन निर्माण के पत्रों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इसी संरचना के लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके अलावा इस संरचना में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि में भी यह पाया जाता है। पन्ना एवं गोलकुंडा के हीरे इस वीडियो के माध्यम से तो आपने अभी आर्कियन क्रम के चट्टानें और पुराण समूह की चट्टानें की चर्चा आपने देखा। अब हम लोग द्रविड़ समूह की चट्टानें और आर्यन समूह की चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले इसे भी एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चट्टान यानी जिस रॉक्स की चर्चा होती है उसके मोटे तौर पर 3 उपभाग माने जाते हैं। और 3 उपभाग यानी सब टाइप्स के अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे पहला है आग्नेय या इग्नियस। दूसरा जो देखते हैं वो है आपको परतदार, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा जो है रूपांतरित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक। 3 ये प्रकार का है। लेकिन अगर चट्टानों के स्वरूप की अगर हम लोग जिसी की चर्चा करेंगे तो इग्नियस रॉक जो सबसे पहले आर्कियन क्रम के बारे में चर्चा हुई जैसा आपने देखा, लेकिन आज इग्नियस रूप इग्नियस के रूप में वो नहीं दिखता है, बल्कि उसका स्वरूप चेंज हो चुका है। वो मेटामॉर्फिक या परतदार चट्टान या रूपांतरित चट्टानों के रूप में देखने को मिलता है। उसी तरह अगर इग्नियस रॉक के अगर एग्जाम्पल के तौर पर वर्तमान में देखना है तो आपको केवल मिलेगा वो दक्कन ट्रैप के रूप में ही मिलेगा, जो आर्यन समूह के अंतर्गत है, दक्कन ट्रैप केवल। बाकी जितना भी मिलता है वो है सेडिमेंट्री मिलेगा या आपको परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान के रूप में मिलता है। अगर शुरुआती तौर पर अगर हम कहेंगे चट्टानों के स्वरूप को देखेंगे तो सबसे पहला जो है मेटामॉर्फिक है। दूसरा चीज़ें हैं दक्कन ट्रैप इग्नियस है, और इसके बाद शेष जो है वो अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री है। और सेडिमेंट्री में भी देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की विशेषता है जीवाश्म या फोसिल। लेकिन शुरुआती जो सेडिमेंट्री का 2 सब टाइप्स जो आता है, खासकर धरवार और कुडप्पा, जिसमें फोसिल्स नहीं है, फोसिल्स फ्री है यानी जीवाश्म रहित हैं। लेकिन अगर बिंदे जो है, बिंदे क्रम की चट्टानें पहली ऐसी चट्टानें हैं जिसे जीवाश्म भी है और अवसादी भी है। तो इस रूप में इसको देखेंगे। खैर चलें द्रविड़ और आर्यन समूह की चर्चा पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम समझने का प्रयास करें। द्रविड़ क्रम की चट्टानों के बारे में चर्चा की जाती है तो इसका कोई उपभाग नहीं माना जाता है, और यह लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर के 425 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच में है। इसकी एक पतली सी परत संपूर्ण भारत में देखने को मिलती है, खास करके स्पीति और कश्मीर में। इसके अलावा ऊपरी विंध्य क्षेत्र में भी थोड़ी थोड़ी इसका परत होता है। इसकी कोई खास विशेषताएं नहीं हैं। इसके बाद आर्यन क्रम की चट्टानों की अगर चर्चा करें तो आर्यन क्रम की चट्टानों का मूलतः 4 उपभाग माना जाता है, जिनमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, टर्सरी क्रम की चट्टानें, 9 क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। आइए अब इनका एक एक करके विस्तार से देखने का प्रयास करें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंडवाना राज्य से हुई है, जहां सर्वप्रथम इस क्रम की चट्टानों की जानकारी मिली थी। इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस और जूरासिक युग के बीच हुआ था। मछली और अन्य रेंगने वाले जीवों के अवशेष इस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इस क्रम की चट्टानों की परतें अभी भी क्षैतिज अवस्था में है। भारत का 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। यह चट्टानें मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाई जाती है। कार्बोनिफेरस युग में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के बीच की भूमि के धंसने से बेसिन के आकार के गर्तों का निर्माण हुआ, और इसी गर्तों में तत्कालीन वनस्पति के दबने से कोयले का निर्माण हुआ था।
और इस क्रम की चट्टानें मूलतः दो रूपों में दिखती हैं, निम्न गोंडवाना क्रम की चट्टानें और ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। निम्न गोंडवाना क्रम की चट्टानें तालचेर, दामूडा और पंचेत श्रेणी में देखने को मिलती है। वही ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानें महादेव, राजमहल, जबलपुर एवं उमिया श्रेणी में देखने को मिलती हैं। अब दक्कन ट्रैप की चर्चा करें। दक्कन ट्रैप मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया आरंभ हुई। इस प्रकार दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ। इनके निर्माण का काल क्रिटेशियस से लेकर इयोसीन काल तक माना जाता है। इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा आकृति की अस्त्राकृति का विकास हुआ। यह संरचना बैसाल्ट, डोलोराइट चट्टानों से निर्मित है। पश्चिमी भारत के केंद्रीय उद्गार के प्रमाण भी मिलते हैं। ये चट्टानें काफ़ी कठोर हैं। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे कपास मिट्टी या रेगुर की मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। उत्तर पश्चिम भाग में लावा की मोटाई सर्वाधिक 2000 मीटर पाई जाती है। इसके बाद इसका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, जहां नागपुर में लावा की मोटाई 15 मीटर है। वहीं जबलपुर में इसकी मोटाई 6 मीटर मानी जाती है। टर्सरी क्रम की चट्टानों की विशेषताओं की चर्चा करें। इनका निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण माना जाता है। इयोसीन काल में रानीकोट तीर्थ श्रेणी का चट्टानों का निर्माण हुआ। ओलिगोसीन काल में नारी, गज और मुर्री क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। मुर्री चट्टानों का निर्माण नदी एवं सागर के मिलन स्थल पर हुआ है, जबकि शिवालिक चट्टानें नदीय मानी जाती है। असम, राजस्थान, गुजरात में खनिज तेल इयोसीन और ओलिगोसीन संरचना में ही पाए जाते हैं, अर्थात इसी काल में पाए जाते हैं। इस काल के चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयले भी पाए जाते। इसी संरचना में हिमालय प्रदेश एवं गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के भी नीचे पाए जाते हैं। इस संरचना का विस्तार कश्मीर से लेकर आसाम तक है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में यह संरचना छिटपुट रूप से पाई जाती है। अब क्वाटेनरी चट्टानों की विशेषताओं की चर्चा करें। यह संरचना सिंधु और गंगा के मैदानी भाग में पाई जाती है। मध्यम एवं ऊपरी प्लेस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, जिसे बांगर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण प्लेस्टोसीन काल के अंत में प्रारंभ हुआ। यह वर्तमान होलोसीन काल में भी जारी है, जिसे खादर के नाम से जाना जाता है। विशाल मैदान में निक्षेपित तलछट की गहराई में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः हिमालय के तरफ गहराई अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार के तरफ गहराई कम है। कहीं कहीं इस संरचना की गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों की घाटियों एवं तटीय क्षेत्रों में क्वाटेनरी निक्षेप पाया जाता है। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ। यह घाटी प्रारंभ से एक झील थी, जिसे करेबा के नाम से भी जाना जाता है। नदियों और मलबों के निरंतर निक्षेप के फलस्वरूप इस मैदान का निर्माण हुआ। प्लेस्टोसीन काल के हिमानीकरण का प्रमाण हिमालय क्षेत्र में काफ़ी कम ऊंचाई पर भी देखने को मिलता। पश्चिमी राजस्थान एवं थार मरुस्थल में प्लेस्टोसीन काल के निक्षेप देखने को मिलता है। कच्छ के रण में भी इसी काल में माना जाता है कि समुद्र का यह भाग था। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि उपरोक्त विवेचनों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय चट्टान का स्वरूप में काफ़ी ज़्यादा विविधता पाई जाती है। इन विविधताओं का जितना ज़्यादा विशद अध्ययन अगर किया जाए, उतनी ही ज़्यादा रीजनल प्लानिंग के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से, रीजनल कल्चर के डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से ज़्यादा उचित होगा उसके रणनीति को तैयार करने में। इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि इसका यूनिवर्सिटी के लेवल पर, सरकार के स्तर पर, जिला के स्तर पर इसका जितना विशद अध्ययन हो, जितना विशद अगर आंकड़ा उपलब्ध हो, उतना ही ज़्यादा यह
हमारे लिए सुविधाजनक हो सकता है। खैर चलिए, इन बातों को तो हम लोग निष्कर्ष के तौर पर तो हमने इस बात की चर्चा किया, लेकिन आप लोग को एक चीज़ बताएंगे, इसके अगला स्वरूप है कि अगर ये प्रश्न आता है तो उस प्रश्न का स्वरूप क्या हो, उसका आंसर का फॉर्मेट क्या हो। अगर आंसर के फॉर्मेट को जानना है तो मेरा जो लाइव क्लास चलता है उस क्लास को ज़रूर देखें। और लाइव क्लास का जो खास करके जो एक संकेत जो दिया जाता है, जो लिंक जो भेजा जाता है, वह जो लिंक जो है स्पेशली हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी दिया जाता है, या हमारे संस्था से भी आप कांटेक्ट करके इन चीज़ों को आप लाभ ले सकते हैं। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के क्रम में मैं पुनः उपलब्ध रहेंगे। खैर आज जाते जाते मैं बता दूं कि यह जो सीरीज जो चल रहा था ये बीपीएससी का और खासकर भूगोल ऑप्शनल का है। उसी प्रकार जीएस सीरीज के रूप में भी हम लोग कई वीडियो को दे चुके हैं और पुनः देने की कोशिश में है। इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर और सीडीपीओ या टेस्ट सीरीज सभी के लिंक रूप में हम लोग व्याख्या के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की सुविधा भी हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।